ठीक है, जब रीजन्स और जोन्स की बात होती है तो लेट्स सपोज क्या है कि मेरा कोई एक डेटा सेंटर है। डेटा सेंटर मतलब एक जोन है। लेट्स सपोज मेरा ये है सिंगापुर। सिंगापुर में कोई डेटा सेंटर है। वहां पे क्या हो रहा है, मेरी एप्लीकेशन रन कर रही है। ठीक है, उस डेटा सेंटर को नाम दे दिया मैंने ए, और वो बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, सब कुछ ओके चल रहा है। तो क्या हुआ, एक वर्स्ट सिनेरियो में क्या हुआ, मतलब वंस इन अ मून बोल दो, या मतलब मोस्ट प्रोबली ऐसा नहीं होता, बट चांसेस हो रहते हैं कि मेरा ये डेटा सेंटर में कुछ इशू हो गया, या फिजिकली कुछ पावर इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया, या फिर कोई सर्वर डाउन हो गया, कुछ भी इस डेटा सेंटर में मेरा इशू हो गया, तो मेरा क्या होगा, एप्लीकेशन मेरी क्या होगी, अनअवेलेबल होगी, राइट। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए मैंने क्या करा, एक और डेटा सेंटर बनाया। एक और डेटा सेंटर बनाया, उसको बोल दिया मैंने क्या, बी डेटा सेंटर। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, अगर ए डेटा सेंटर में कुछ इश्यू होगा तो मेरे क्या होगा, सेम एप्लीकेशन मेरी बी डेटा सेंटर में मैंने रन कर रखी है, तो उसमें क्या होगा, बी डेटा सेंटर में मेरा डेटा क्या रहेगा, अवेलेबल रहेगा। मेरी एप्लीकेशन कहाँ पे रन करेगी, बी डेटा सेंटर पे करेगी। इन डेटा सेंटर्स को क्या बोलते हैं, जोन्स बोलते हैं। ए जोन, बी जोन, सी जोन, डी जोन, ई जोन। ठीक है, तो क्या हुआ, अगर मेरा ए डेटा सेंटर डाउन हो गया तो बी डेटा सेंटर पे मेरा क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन रन कर रही होगी, और वो क्लाइंट को क्या होगी, यूजर्स को, एंड यूजर्स को क्या होगी, अवेलेबल होगी। तो इसे क्या बोलते हैं, हाई अवेलेबिलिटी बोलते हैं, कि अगर एक डेटा सेंटर डाउन होगा तो दूसरे पे मेरा क्या रहेगा, ऑप्शन रहेगा मूव करने का, और मेरा एप्लीकेशन क्या होगा, 24 घंटे अवेलेबल रहेगी। ठीक है, तो क्या होता है, अब क्या हुआ, जैसे कि मेरे जो यूजर्स हैं, वो लेट्स सपोज मेरे यूजर्स हैं यूरोप से या यूएस से हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, यूएस से मेरे एंड यूजर्स हैं। ठीक है, कुछ यूजर्स मेरे सिंगापुर से, कुछ यूजर्स मेरे इंडिया से है। तो वो क्या कर रहे हैं, यही एप्लीकेशन को रीच आउट कर रहे हैं, कहाँ से, यूएस लोकेशन से। तो मेरी क्या होगी, यूएस लोकेशन होगी। ठीक है, वो रीच आउट कर रहे हैं कहाँ, सिंगापुर को। तो इन्हें क्या होगा, सिंगापुर से अगर यूएस से सिंगापुर को रीच आउट करेंगे तो ये क्या होगा, इनके लिए क्या होगा, हाई लेटेंसी का इशू आएगा, राइट, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। हाँ, नो डाउट ये फाइबर के थ्रू कनेक्टिविटी हो रही है, स्पीड होगा, बट एज कम्पेयर टू अगर मेरा डेटा यूएस में होता, एज कम्पेयर टू सिंगापुर के, तो वो क्या होता, वो फास्ट होता। एज कम्पेयर टू सिंगापुर के, सिंगापुर जाएगा मेरा डेटा तो क्या होगा, लेटेंसी मुझे मिलेगी। तो मैंने क्या करा, एक और डेटा सेंटर बना दिया। कि इसको ही कॉपी कर लेते हैं। मैंने क्या करा, यूएस में बना दिया। ठीक है, ये डेटा सेंटर सेम, यही कॉन्सेप्ट मैंने क्या करा, एक एक और डेटा सेंटर बना दिया हाई अवेलेबिलिटी के लिए। तो जो ये डेटा सेंटर है, ए बी, ये मेरे क्या है, जोन्स। ये क्या है मेरे, ये क्या है मेरे जोन्स। ये क्या है मेरे जोन्स, ए एंड बी क्या है मेरे जोन्स। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, सिंगापुर की, ये मेरा क्या है, ठीक है, ये मेरे क्या हो गए, जोन्स हो गए, ए एंड बी। जो सिंगापुर के अंदर डेटा सेंटर है उन्हें हम क्या बोलेंगे, जोन्स बोलेंगे, और जो पूरा सिंगापुर है वो क्या है मेरा है, रीजन्स है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमें रीजन्स की, एक तो लेटेंसी का हो गया, ठीक है। एक क्या हो गया, लेट्स सपोज कि क्या हुआ कि मेरे सिंगापुर में कुछ ना कुछ, अ, पूरे ऑल ओवर सिंगापुर में कुछ ना कुछ डिजास्टर आ गया, लेकिन सुनामी आ गई या कुछ भी हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ कि मेरा सुनामी आने से मेरा पूरा डेटा सेंटर, पूरा सिंगापुर रीजन क्या होगा, मेरा डाउन हो गया। ठीक है, तो उस केस में मेरा जो एप्लीकेशन रन करेगा वो कहाँ पे रन करेगा, मेरे यूएस से रन करेगा। हाँ, नो डाउट लेटेंसी मिलेगी,
बट ये है कि हमारा क्या होगा, एप्लीकेशन अवेलेबल रहेगी। तो उस केस में क्या बोलते हैं हम, डिजास्टर रिकवरी बोलते हैं। अगर कोई डिजास्टर आता है कहाँ पे, मेरे सिंगापुर में या यूएस रीजन में, तो अदर रीजन मेरे पास क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। उस केस को क्या बोलते हैं हम, डिजास्टर रिकवरी। डिजास्टर रिकवरी में क्या काम आता है, रीजन काम आता है। हाई अवेलेबिलिटी में क्या काम आता है मेरा, जोन्स काम आता है। तो हम ये दोनों अप्रोच लेके चलते हैं। वो क्या करता है, डिपेंड करता है हमारे एप्लीकेशन के नेचर पे। ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ कई बार क्या होता है कि जैसे कि एक जीडीपीआर आपने सुना होगा, जीडीपीआर एक कंप्लायंस होता है। तो उसमें क्या होता है कि वो क्या कहता है कि मेरा जो यूरोप का डेटा है ना, वो यूरोप में ही रहना चाहिए। लेट्स सपोज मेरा सिंगापुर का डेटा, कोई एप्लीकेशन है, उसका डेटा मेरा सिंगापुर में ही रहना चाहिए। वो डेटा कहीं बाहर मूव नहीं होना चाहिए। वो डेटा मेरा कहीं बाहर मूव नहीं होना चाहिए। तो उस केस में भी क्या आता है मेरा, रीजन का काम आता है। कि लेट्स सपोज मेरे पास मेरी एप्लीकेशन है, वो है ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है। और वो मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑस्ट्रेलिया से ही क्या डेटा बाहर ना जाए, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, रीजन अवेलेबल होना चाहिए। कहाँ पे, मेरे ऑस्ट्रेलिया कंट्री में। तो वो क्या हो गया मेरा, रीजन हो गया। तो इनों के इन सबके बेनिफिट्स क्या है। एक तो क्या हुआ मेरा, लो लेटेंसी, बेनिफिट्स ऑफ रीजन एंड जोन्स। क्या वो लो लेटेंसी हो गया। ठीक है। हाई अवेलेबिलिटी हो गया। ठीक है। थर्ड क्या हो गया मेरा, डिजास्टर रिकवरी हो गया। और फोर्थ क्या था मेरा, फॉलो गवर्नमेंट रूल। यहां तक सबको क्लियर है। यस। ठीक है। तो यस। अब हम, अगर मैं बात करता हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, तो आपको जब आप गूगल क्लाउड पे काम करोगे तो आप क्या क्या सुनोगे, आप सुनोगे सबसे पहले क्या होगा मेरा, ग्लोबल। ग्लोबल क्या होगा मेरा, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। उसके बाद मेरा क्या होगा, मल्टी रीजन्स। उसके बाद क्या होगा मेरा, ये मेरा क्या होगा, रीजन्स हो गया। अब इसके अंदर क्या होगा मेरे, ग्लोबल हो गया मेरा ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये मेरा जो, ये वाला ये मेरा ग्लोबल हो गया, कि जिसपे कोई भी लोकेशन डिफाइन होगी, वो ग्लोबली डेटा अवेलेबल होगा। ठीक है। उसके बाद आएगा मल्टी रीजन्स। मल्टी रीजन्स मतलब क्या होगा, कि एक यूरोप का एक संगठन बना दिया, यूएस का एक संगठन बना दिया, कि यूएस के मल्टीपल जियोग्राफिकल लोकेशंस हैं, जो उनका एक क्या बना दिया, कॉम्बिनेशन बना दिया, उसको बोल दिया हमने मल्टीपल रीजन्स। जैसे एशिया का एक कॉम्बिनेशन बना दिया, कि जैसे सिंगापुर को, इंडिया को, इन सबको इकट्ठा कर दिया, और मेरा डेटा इन मल्टीपल रीजन्स पे अवेलेबल रहेगा, उसे क्या बोलेंगे हम, मल्टी रीजन्स। एक मिनट रुको, पहले मैं इसको लिख देता हूँ। ये क्या हो गया मेरा, मल्टी रीजन्स। मल्टी रीजन, विच इज इक्वल टू यूएस, यूरोप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। इसके बाद क्या आ जाता है, मल्टी रीजन के बाद क्या आ जाता है मेरा,
रीजन्स, ठीक है, आ जाता है रीजन्स, जैसे कि यूएस सेंट्रल 1A, ये क्या हो गया मेरा रीजन हो गया, ठीक है। रीजन्स क्या होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। और ये मेरा यूएस सेंट्रल हाइफन 1-A, ये मेरा क्या हो गया, ये जोन्स हो गया, यूएस सेंट्रल 1-B, ये मेरा क्या हो गया जोन्स हो गए, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ जोन्स क्या होंगे, इंडिपेंडेंट डेटा सेंटर, रीजन क्या होंगे, जियोग्राफिकल एरिया, थर्ड क्या है मेरा मल्टी रीजन्स, कलेक्शंस ऑफ रीजन्स, स्पेलिंग वगैरह देख लेना है, ठीक है। फोर्थ क्या है मेरा ग्लोबल, ग्लोबल कुड बी एनीवेयर, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है। रीजन जोन्स क्या है, कोई भी मेरा इंडिपेंडेंट डेटा सेंटर हो गया, मतलब ये मेरा एक डेटा सेंटर है, ठीक है। यूएस के अंदर कोई लोकेशन होगी, जैसे मेरा इंडिया का एग्जांपल लेता हूँ, इंडिया के अंदर मुंबई है, मुंबई क्या है मेरा डेटा सेंटर है, दिल्ली क्या है मेरा डेटा सेंटर है, ठीक है। मुंबई के अंदर भी 3 डेटा सेंटर होंगे, दिल्ली के अंदर भी 3 डेटा सेंटर होंगे, बट जो ऑल ओवर मैं बात करता हूँ, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ मुंबई क्या होगा, पूरा मुंबई क्या होगा मेरा रीजन होगा, मुंबई के अंदर जो डेटा सेंटर होंगे वो क्या होंगे मेरे जोन्स होंगे। दिल्ली क्या होगा मेरा रीजन होगा, बट उसके अंदर जो डेटा सेंटर होंगे वो मेरे जोन्स होंगे। ऐसे ही इंडिया थोड़ा बड़ा है तो इसने क्या करा, मुंबई को क्या कर दिया ज्योग्राफिकल एरिया के तौर पे रिप्रेजेंट कर दिया, जैसे कि मुंबई, मुंबई का अगर मैं बात करूँ सिंगापुर की, तो सिंगापुर क्या होगा एशिया साउथ ईस्ट 1A, तो सिंगापुर क्या होगा मेरा रीजन होगा, उसके अंदर कोई सिटी होगी और उसके अंदर डेटा सेंटर होंगे, उनको क्या बोलूंगा मैं जोन्स बोलूंगा। जो मेरा एरिया को रिप्रेजेंट करेगा वो क्या हुआ मेरा रीजन होगा, ठीक है। और जो डेटा सेंटर होंगे उसके अंदर, उस एरिया के अंदर जो डेटा सेंटर होंगे वो क्या होंगे मेरे जोन्स होंगे। यहां तक सबको क्लियर है। अगर यस। मैं बात, मैं आपको दिखा दूंगा। तो जब मैं बात करता हूँ मेरे क्या है 38 रीजन है, 38 रीजन मतलब कि मेरे इतनी कंट्रीज में इतनी एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, 38 एरियाज को, वो मुंबई भी है वो दिल्ली भी है, ठीक है। उसके अंदर 115 क्या है मेरे जोन्स है, क्या है 115 मेरे जोन्स है। देखो जैसे कि ये जो ब्लू डॉट है ये क्या है मेरे रीजन्स है, ये जैसे आपको दिल्ली दिख रहा होगा, ये क्या मेरा रीजन है, मुंबई क्या है मेरा रीजन है, ठीक है। और इन दिल्ली के अंदर मुंबई के अंदर मेरे क्या होंगे 3 डेटा सेंटर होंगे जिनको मैं ABCD से रेफर करूंगा। इंडोनेशिया के अंदर क्या है जगराता में है, क्या है जगराता में क्या है मेरा, जगराता क्या होगा मेरा रीजन होगा, इसके अंदर मेरे क्या होंगे डेटा सेंटर होंगे, वो क्या होंगे मेरे जोन्स होंगे, ठीक है। और ये मेरी क्या होगी, अगर मैं जैसे ये बात कर रहा हूँ यूरोप के अंदर मेरे ये रीजन है, US 1 है, US 2 है, US West 3 है, US West 4 है, इतने रीजन मेरे यूएस के अंदर। अगर मैं एशिया पैसिफिक की बात करता हूँ तो मुंबई है, देखो सबसे पहले मुंबई आ रहा है, दिल्ली आ रहा है, सिंगापुर आ रहा है, हांगकांग आ रहा है, ओसाका आ रहा है, सिडनी आ रहा है, मेलबर्न आ रहा है, ये साउथ कोरिया का है। तो ये क्या है मेरे जोन्स एंड रीजन, इनको कैसे हम डिफाइन करते हैं, GCP कंप्यूट, या बोल सकते हैं नोमेनक्लेचर,
तो जो ये है, ये जैसे कि मेरा एशिया ईस्ट 1 है, जो ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है, कौन बताएगा? जो ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी सी रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या है? जोन। ये जोन है। जोन। जोन्स, ठीक है। और जो ये वाला एरिया है, लेट्स सपोज मैं आपको काम करना थोड़ा इजी हो जाएगा। ये कॉपी किया मैंने, पीपीटी पे गया, यहाँ पे मैंने क्या करा, डिफाइन कर दिया। ठीक है, जो ये मेरा ए होगा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? मेरे जोन्स को। और जो मेरा ये वाला एरिया होगा, कौन से वाला? ये वाला एरिया, ईस्ट एशिया ये क्या होगा? मेरा रीजन होगा। रीजन होगा। यार ये बेसिक है और ये पता होना चाहिए, डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, ये हर मतलब आगे फ्यूचर में हर क्लाउड में ये कॉन्सेप्ट यूज होते हैं और ये हमेशा यूज होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या मेरा रीजन है। अगर मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ, तो अखिलेश इसमें भी ऐसे ही रहता है कि जैसे AWS और Azure में ऐसा रहता है कि एक डाटा सेंटर, इनकी एक जोन दूसरे जोन से 100 किलोमीटर की दूरी पर रहता है। तो यूजली क्या करते हैं, एक डाटा सेंटर यानी कि एक जोन, एक सिंगल एंटिटी, मतलब उसका इलेक्ट्रिसिटी सब अलग रहता है ना, एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहता है। बट 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये लोग इसलिए रखते हैं कि सिंक्रोनस रेप्लिका हो पाए, तो मतलब यहाँ पे जो चल रहा है इमीडिएटली वहाँ पे हो जाए, लेटेंसी कम वजह से। तो गूगल में भी ऐसे ही रहता है कि हाँ गूगल में भी वैसे ही रहता है। ओके। हाँ बट ऐसा नहीं है कि जैसे मुंबई में है तो मुंबई 100 किलोमीटर का तो डिफरेंस नहीं है, बट हाँ मुंबई के आसपास के लोकेशन में होगा, जैसे कोई छोटे गांव में होगा या शहर में होगा छोटे मोटे, तो उसको डिनोट किया जा रहा है मुंबई रीजन से। बट डाटा सेंटर्स तो होंगे उसमें 2 या 3 है ना? हाँ हाँ 3 डेटा सेंटर है हर एक रीजन में। ओके। मतलब तुम ये कह रहे हो कि मुंबई में हमारा एक पॉप हो गया, पॉप टाइप से ना डेटा सेंटर? नहीं, मुंबई के अंदर 3 पोप होंगे। मतलब मुंबई तो क्या होगा, मेरा एरिया हो गया। हाँ। मतलब जियोग्राफिकल एरिया होगा, उससे उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मुंबई मुंबई है बस। वो एक हमने क्या कर दिया, नोटिफाई कर दिया कि हमने भाई मुंबई के अंदर मेरे डेटा सेंटर कहाँ पर है, ये बताओ। हाँ। मैं क्या बोलूंगा, मुंबई में मेरे डेटा सेंटर, तो मुंबई को क्या कर दिया मैंने, सिर्फ रीजन जियोग्राफिकल एरिया के तौर पे मैंने बता दिया, उसको बोल दिया रीजन। मुंबई के अंदर मेरे 3 डेटा सेंटर है और उन डेटा सेंटर मैंने क्या कर दिया, ABCD कर दिया। ओके। एक्चुअली क्या है ना कि इंडिया एक सबसे बड़ी कंट्रियों में आता है, मतलब काफ़ी बड़ी कंट्री में आता है। तो जैसे कि यूरोप में कल्चर क्या है कि जर्मनी, फिनलैंड या फिर बेल्जियम या नीदरलैंड बहुत एक स्टेट के बराबर है, बड़ी कंट्री है। तो इन्होंने एक एक रीजन इनको बना रखा है। बट मुंबई से दिल्ली ये ला के चलो कि जैसे कि नीदरलैंड से स्विट्जरलैंड है ना, इतना बल्कि इससे भी ज़्यादा डिस्टेंस होगा, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे 2 रीजन बना दिए। वही थोड़ा कंफ्यूज कर देता है कि मुंबई इज काइंड ऑफ वन कंट्री एंड दिल्ली इज काइंड ऑफ वन अनदर कंट्री। तो 2 रीजन्स वहाँ पे रहती है, वहाँ पे ज़्यादा भी रीजन्स हो सकते हैं, 2 से भी ज़्यादा। हाँ एरिया भी डिपेंड करता है और पॉपुलेशन भी डिपेंड करती होगी। हाँ, और रिक्वायरमेंट भी, और हाँ सस्ता भी। जैसे कि इंडिया सबसे सस्ता पड़ता है, इंडिया या फिर फिलीपींस है, तो वहाँ पे कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रखने की। अच्छा ओके। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो नो बट डाउट। क्वेश्चन ये ठीक है है, कि रीजन्स का अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी क्यों है? क्योंकि हमें क्या है, जो रिसोर्सेज है, जो मेरी, लेट्स सपोज मेरे पास कोई क्लाइंट आया, ठीक है, वो कह रहा है कि मुझे भाई क्या नाम है, मुझे इंडिया में कुछ चाहिए, मुझे इंडिया में कोई एप्लीकेशन रन करवानी है। तो इंडिया में मुझे पता होना चाहिए कि इंडिया में कौन कौन से रीजन अवेलेबल है। अब वो बोल दे कि हाँ मुझे क्या नाम है चाइना में करवानी है,
चाइना में मुझे कोई एप्लीकेशन रन करवानी है, बट चाइना में कोई रीजन नहीं है, तो वो आसपास का एरिया देखेगा कि जहाँ पे रीजन अवेलेबल है, जहाँ पे मेरा डेटा सेंटर अवेलेबल है, तो वो मान उस ले एरिया को। कि जयपुर गवर्नमेंट को, है ना, जयपुर एक लोकेशन है राजस्थान, उस गवर्नमेंट को अपना सारा का सारा क्लाउड में माइग्रेट करनी है एप्लीकेशंस, तो कैसे सेलेक्ट करोगे? मतलब इसमें रीजन का क्या रोल रहेगा, रीजन या अवेलेबिलिटी जोन का? कि मतलब अगर एज एन आर्किटेक्ट तुम्हें बोला जाए कि भाई मेरे को सारी एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी है, अब दिल्ली में तो कुछ है नहीं, तो तुम कैसे डिसाइड करोगे, क्या डिसाइड करोगे? वो तो लेटेंसी डिपेंड। दिल्ली में तो है ना, तो हम दिल्ली सिलेक्ट करेंगे ना उसमें, तो फिर लेटेंसी हो डायग्राम गया, गवर्नमेंट उसमें तो रूल दिख हो नहीं रहा गया। था, अगले वो नहीं, डायग्राम दिल्ली दिखाना में, जिसमें रीजंस थे। हाँ हाँ, दिल्ली है ना। हैं? दिल्ली है ना, अच्छा दिल्ली हाँ, मुंबई दोनों है। दिल्ली मुंबई था, अच्छा, फिर तो मैं- इजी है एक डिसीजन, है ना, दिल्ली को। तो फिर हम नियर बाय दिल्ली होगा तो दिल्ली लेंगे, है ना? ये रहा दिल्ली। यार तीन दिल्ली तीन हाँ। तीन जोन है इसमें। बस तो फिर तो ये है, दिल्ली है। ओके। तो मतलब हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस तो दिल्ली होगी ना फिर, अगर जयपुर उसका है तो। हम्म हाँ बिल्कुल, बट डिपेंड ये करता है कि एप्लीकेशन कौन सी है। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस मेरे हिसाब से ऐसी होंगी जो रीजनल होंगी, हो सकता है वो दिल्ली में अवेलेबल ना हो, दिल्ली रीजन में, और वो मुंबई के रीजन में हो, और वही एप्लीकेशन तुम्हें यूज़ करनी है। तो ये पहला डिसीजन तो चलो अच्छा है कि क्लोज बाई है तो दिल्ली पिकअप कर लो, और मेरे हिसाब से सेकंड डिसीजन जब लोगे तो ये देखना पड़ेगा कि सर्विस कौन सी है, और वो सर्विस उस रीजन में अवेलेबल है कि नहीं। ऐसा ही है अखिलेश, ये भी होता होगा ना, सर्विस रीजनल होते होंगे ना इसमें भी, हाँ, वैसा है। मतलब कुछ है रीजन्स में वो सर्विस, स्पेसिफिक सर्विस, जैसे क्लाउड नेट है, वो ना? मल्टीपल, जैसे चाइना में अवेलेबल नहीं है क्लाउड नेट, और उन्हें वो यूज करनी है। करेक्ट। अखिलेश, मेरा एक क्वेश्चन था। हम्म, एक्चुअल में जैसे देखिए, आपने इन्होंने विजय ने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जैसे यूरोप की जो कंट्रीज जो काफी पास पास कंट्रीज हैं, तो क्या जैसे मान लीजिए अगर यूरोप की दो सॉरी। कंट्री हैं और नियर बाय हैं दोनों एक दूसरे की, या किसी कोई भी ऐसी कंट्री है, तो क्या दो कंट्री के बीच में एक रीजन हो सकता है और दोनों जगह की सर्विसेज और जोन्स वर्किंग हो वहाँ के? है पॉसिबिलिटी क्या ऐसी? बोले समझा नहीं मैं। एक्चुअल में ऐसा होता है है, जैसे, मैं बताता हूँ। ऐसा है, बहुत सारी कंट्री ऐसी है जिसमें जिसके रीजन्स नहीं है, जैसे कि नेपाल है। हाँ हाँ नेपाल हाँ, में अभी कोई आपको रीजन नहीं मिलेगा। अच्छा बांग्लादेश में भी नहीं है वैसे तो। बांग्लादेश में भी नहीं है। अगर but ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश और नेपाल वाले क्लाउड में नहीं जाएंगे, तो कहाँ पे जाएंगे, डाटा कहाँ भेजेंगे? इंडिया में। नहीं जरूरी नहीं है कि जब हाँ, मतलब डिपेंड ऐसा करता कोई है कि जरूरी नहीं है, बट जो भी पास है। नेपाल ट्रस्ट करेगा चाइना को तो चाइना भेजेगा, ओके, है ना। अगर वो ठीक है, ट्रस्ट बस करेगा इंडिया पे तो दिल्ली में डाटा सेंटर है। ठीक है, थैंक यू, सही डाउट क्लियर। बट इस केस में मल्टी रीजन भी सिलेक्ट कर सकते हैं ना? नेपाल जैसी कंट्री जिसमें खुद का एक डाटा सेंटर नहीं है भाई, वो मल्टी रीजन क्यों सिलेक्ट करेगा? मतलब करने को कर सकते हैं, इतने हाई अवेलेबिलिटी की वो कुछ डिजास्टर रिकवरी की ज़्यादा जरूरत हो तो ठीक है, बट जहाँ दिल्ली में 3 डाटा सेंटर अवेलेबल हैं, वो भी 100 डिस्टेंस की दूरी पे, वो अपने आप में यार एक डिजास्टर रिकवरी देते हैं। बट फिर भी अगर बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल है तो फिर आप बिल्कुल कर सकते हो मल्टी रीजन भी। जैसे फ्लड आ गया, भूकंप आ गया। रीजंस के बेनिफिट्स क्या होते हैं, मतलब रीजन हम सिलेक्ट करते थोड़ा बहुत गूगल करो। मैं बेनिफिट आगे से करूं? लिखे ना सामने, क्या कह रहे हो? कह रहा हूँ बेनिफिट से सामने ही तो लिखे हैं। हाँ हाँ, आगे करें यार, 7 मिनट रह गए और बहुत स्लो चल रहे हैं हम यार। करें हाँ कंटिन्यू आगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, मैं थोड़ा जल्दी से बताता हूँ। ठीक है, प्रोजेक्ट क्यों क्रिएट करते हैं? प्रोजेक्ट इज लाइक अम्ब्रेला। ठीक है, जो भी रिसोर्सेज क्रिएट होंगे वो किसके अंदर क्रिएट होंगे? प्रोजेक्ट के अंदर होंगे। किसके अंदर होंगे? प्रोजेक्ट के अंदर होंगे। तो यहाँ पे मैं
मैं दूसरा अकाउंट लेता हूँ। तो मुझे अगर प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा प्रोजेक्ट क्रिएशन का। अगर मुझे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो वो कैसे क्रिएट करते हैं? पहले मैं क्या जाऊंगा, हैमर गन मेन्यू पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं क्या जाऊंगा, आईएम पे जाऊंगा, आईएम एडमिन पे। यहाँ पे मैनेज रिसोर्सेज दिखेगा आपको, मैनेज रिसोर्सेज दिख रहा है, यहाँ पे मैनेज रिसोर्सेज होगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा। तो क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्या होगा, आपका नाम सेम हो सकता है। नाम जैसे कि मैंने एबीसीडी 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 10 प्रोजेक्ट का नाम है, एबीसीडी 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 कर सकता हूँ। बट जो प्रोजेक्ट आईडी होगी वो सबकी क्या होगी, वेरी करेगी, और वो कभी दोबारा से हम चेंज भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे होस्ट प्रोजेक्ट के नाम से डाल देता हूँ, होस्ट प्रोजेक्ट। होस्ट प्रोजेक्ट का तो यहाँ पे नहीं होगा। मैं डाल देता हूँ यहाँ पे मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट, मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या आ गया, इसके प्रोजेक्ट आईडी क्रिएट होगी, जो क्या कर सकते हैं हम बाद में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अभी हम एडिट कर सकते हैं, हमें कुछ भी डिफाइन करना है तो वो हम कुछ भी कर सकते हैं, बट वो यूनिक होनी चाहिए प्रोजेक्ट आईडी। ठीक है, तो इसने क्या करा, मैं अभी डिफॉल्ट ही जो इसने डिफाइन करे वो डिफॉल्ट ही लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरे को ये डिफाइन करनी होगी तो मैं ये भी कर सकता हूँ, बट ये यूनिक होनी चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मेरी अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रोजेक्ट आईडी कैन हैव लोअर केस लेटर्स, डिजिट्स एंड हाइफन्स, ये सब चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। मैंने ये क्या करा, अपनी कस्टमाइज प्रोजेक्ट आईडी क्रिएट कर दी। उसके बाद आता है लोकेशन। तो कल याद करवाना, ये आप अपनी तरफ से गूगल करके आना, इसका हायरार्की क्या है। जैसे कोई किसी ने AWS पे काम करा हो या एज्योर पे काम करा हो, तो पहले क्या होता है, एज्योर में क्या होता है, टेनेंट होता है फिर क्या होता है, मेरा मैनेजमेंट ग्रुप होता है, फिर मेरा क्या होता है, सब्सक्रिप्शन होती है, फिर रिसोर्स ग्रुप होता है, फिर रिसोर्सेज होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, फोल्डर्स होता है, प्रोजेक्ट होता है। तो प्रोजेक्ट मैं कहाँ करके क्रिएट कर सकता हूँ, या तो फोल्डर के अंडर क्रिएट कर सकता हूँ या ऑर्गेनाइजेशन के अंडर क्रिएट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मैंने कोई फोल्डर क्रिएट नहीं किया, तो मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो डिफॉल्ट है वही क्रिएट कर रहा हूँ। अगर मेरे को यहाँ पे क्या करना होता, लेट्स सपोज मेरे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन होती तो मैं ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर लेता। अगर कोई फोल्डर होता तो मैं फोल्डर के अंदर अंदर क्या करता, प्रोजेक्ट क्रिएट करता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट में इंडिपेंडेंट क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे क्लिक करूँ तो मैं ये क्या हो जाएगा, मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे अपने फ्री अकाउंट के लिए कोटा भी है, यू हैव 33 प्रोजेक्ट रिमेनिंग इन योर कोटा। ठीक है, तो फ्री अकाउंट के लिए कोटाज भी है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सॉरी, ये प्रोजेक्ट भी किसी ये प्रोजेक्ट नहीं है, फोल्डर भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ही होगा ना? नहीं, हाँ, फोल्डर भी किसी के ऑर्गेनाइजेशन के अंडर होगा, या हम अलग से ही फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अलग से भी कर सकता हूँ, ठीक। बट नहीं, फोल्डर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर होगा, प्रोजेक्ट हम अलग से क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ठीक। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, क्रिएशन ऑफ प्रोजेक्ट। ऐसे हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज मैंने क्रिएट कर दिया, क्या प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया, तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद सबसे पहले क्या होगा, मुझे रिसोर्स क्रिएट करना है। तो रिसोर्स क्रिएट करने के लिए मेरा क्या चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से मिलेगा, बिल अकाउंट से मिलेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बिलिंग अकाउंट इसके साथ अटैच करना पड़ेगा। जैसे कि मेरा GCP नेटवर्क एक प्रोजेक्ट है, मैं यहाँ पे गया, GCP नेटवर्क एक प्रोजेक्ट है, यहाँ पे गया मैं। अब मुझे कोई रिसोर्स क्रिएट करना हो तो वो क्या बोलेगा, बिलिंग अकाउंट कॉन्फ़िगर करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा, तो ये मेरा क्या हो गया, देखो बिलिंग अकाउंट, ये वाला बिलिंग अकाउंट इसके साथ अटैच है, इस प्रोजेक्ट के साथ। इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, आगे रिसोर्स, या म्यूट करना जो भी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरा बिलिंग अकाउंट हो गया। तो इस प्रोजेक्ट के साथ मेरा बिलिंग अकाउंट अटैच है, इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, रिसोर्स क्रिएट कर सकता हूँ। अगर ये बिलिंग अकाउंट अटैच नहीं होता तो मैं रिसोर्स क्रिएट नहीं कर सकता। ठीक है, अभी क्या करता हूँ, लेट्स सपोज मैंने क्या करा, ये नया प्रोजेक्ट जो मैंने क्रिएट किया, मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट पे गया मैं, यहाँ पे चेक करता हूँ कि बिलिंग अकाउंट अटैच है या नहीं है इसके साथ।
बिलिंग पे गया मैं, यहाँ पे क्या हो गया मेरा, ये अटैच शो कर रहा है मुझे, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट अटैच हो गया, किसके साथ, इस प्रोजेक्ट के साथ। कई सिनेरियो में क्या होगा कि प्रोजेक्ट अटैच नहीं होगा, तो आप अटैच कर सकते हो, ये बिलिंग अकाउंट अटैच कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है सबको? यार बाकी ये कैसे था कि मतलब बिलिंग अकाउंट का मतलब क्या हुआ? जो अकाउंट, जिस अकाउंट पे क्रेडिट कार्ड अटैच्ड है वो वाला अकाउंट? राइट राइट। मतलब वो अकाउंट अटैच करने का मतलब क्या हुआ? कि मतलब मैंने क्या करा, जब मैंने अकाउंट क्रिएट किया ना, तो वहां पे उसने क्या बोला कि आप एक बिलिंग अकाउंट और क्रिएट करो, ठीक है। या बाय डिफॉल्ट क्रिएट कर लेता, अगर मुझे कोई और नया क्रिएट करना था वो भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो वो क्या है, वो बिलिंग अकाउंट अटैच होगा, जैसे सब्सक्रिप्शन होती है ना एज़्योर क्लाउड में, वैसे ही यहाँ पे बिलिंग अकाउंट होता है, जो क्या करेगा, चार्जेबल, मतलब जो भी पैसा होगा वो संभालेगा। हर एक बिलिंग अकाउंट, मतलब हम मल्टीपल बिलिंग अकाउंट भी हो सकते हैं और सिंगल बिलिंग अकाउंट भी हो सकता है। तो वो प्रोजेक्ट के साथ अटैच करना पड़ेगा, तब मैं रिसोर्स क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास कोई कॉस्ट ही नहीं होगा, क्योंकि हर किसी ना किसी रिसोर्स के लिए कॉस्ट लगेगी, फ्री में कुछ भी नहीं है। तो उसको वो कॉस्ट कहाँ से अकर होगी, कहाँ से लगेगी, वो किसी ना किसी बिलिंग अकाउंट से लगेगी, राइट। तो बिलिंग अकाउंट होना मैंडेटरी है गूगल में। अखिलेश जी, IAM का मतलब क्या है? ये बाद में डिस्कस करेंगे, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट है। ओके। अखिलेश, एक छोटा सा क्वेरी था। अगर सपोज मेरा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इससे अटैच है और बिलिंग साइकिल में $300 मेरे चले गए, तो बाय डिफॉल्ट विदाउट एनी नोटिफिकेशन वो उससे चार्जेस काटता रहेगा क्या? नहीं यार, काटेगा नहीं, बट कुछ यूज केसेस में ना कटे भी है। मतलब वो डिपेंड करता है, ड्यूरिंग द क्रिएशन के टाइम पे ना वो आपको कहता है कि मतलब ऑटो डेबिट करवाना है नहीं करवाना, तो वो ऑप्शन आता है। बट मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे चार्जेस कटे हो, बट कुछ लोगों के साथ चार्जेस कटे हैं और वो रिफंड हो गए हैं फ्री अकाउंट में भी। वो क्या होता है, कोटाज होते हैं कि एक स्पेसिफिक वर्चुअल मशीन को, इस टाइप की वर्चुअल मशीन को मैं इतने घंटे ही फ्री में रन कर सकता हूँ। अगर उससे ज्यादा रन करा, लेट्स सपोज मैंने एक वर्चुअल मशीन है V1 के नाम से, उसका एक कोटा डिफाइन करता है कि इस $300 के अंदर आप इस VM को क्या कर सकते हो, 20 घंटे या 50 घंटे रन कर सकते हो। अगर 50 घंटे से रन करोगे तब आपके फ्री जो है सब्सक्रिप्शन, उसमें भी आपके पैसे लग के ऐड हो जाएंगे। कोटाज होते हैं हर एक सर्विस का। ओके। नहीं मतलब अगर उसमें कुछ मैसेज तो आएगा ना, पॉपअप या नोटिफिकेशन टाइप नहीं की नहीं या? नहीं 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 नहीं, मैसेज नहीं आता है। अच्छा। हाँ, बिकॉज वो उन्होंने तो आपके, हमारी डिटेल सेव कर ली, बाय चांस इन फ्यूचर फिर वो उससे ही नहीं वो डेबिट करता रहे। डिडक्ट नहीं करेंगे। वो आपके पास मैसेज आएगा, बिलिंग आपको दिखाएगा कि आपको इतने पे करने हैं, तो आप उनके साथ बात करके रिमर्स भी करवा सकते हो और अगर सपोज होता है। हमारा हमारा हम्म। हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो गया और हमको बिलिंग को रोकना है या शट डाउन करना है या बंद करना है या कुछ कुछ इस टाइप का ऑप्शन? नहीं, आप अगर आपको करना हो तो कर सकते हो, सस्पेंड कर सकते हो, अकाउंट को डिलीट कर सकते हो। बट अगर आप अच्छा। कंटिन्यू रखोगे और सारे रिसोर्सेज डिलीटेड है, तो आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। हाँ, रिसोर्सेज डिलीट तो नहीं लगना चाहिए, बट इन केस कभी आदमी भूल जाता है, उसको पता नहीं हाँ, कौन तो सी फिर रिसोर्स पैसा कहाँ लगेगा। बनी हुई है, तब फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, जब थोड़ा बड़ा सिनेरियो हो जाता है। हाँ, तो आपको सस्पेंड करना चाहिए अकाउंट। ओके, ठीक। ठीक है, किसी और को डाउट? अखिलेश अदरवाइज तो इसमें एक वो भी बताना, जैसे आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन किया हुआ है ना, लाइक वैसे नॉर्मली तो वो पासवर्ड डालो आपको लॉगिन हो जाता है, तो अगर 2 फैक्टर करना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? साथ में कुछ OTP वगैरह इसको यार लॉगिन करने के लिए इनेबल करने मल्टी उसके फैक्टर लिए ऑथेंटिकेशन। उसके लिए admin.google.com पे अकाउंट होना चाहिए। GCP में ओके कोई 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन नहीं है। ओके ओके। अखिलेश, जैसे किसी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को हमने यूज कर जैसे अकाउंट क्रिएट किया है, और इन केस इन बिटवीन अगर वो डेबिट या क्रेडिट कार्ड हमारा एक्सपायर हो जाता है या बंद हो जाता है किसी रीजन से, तो उस अकाउंट पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा? यार अकाउंट पे इफेक्ट आएगा, ऑब्वियस है, आएगा ही। नहीं नहीं, कोई पैसा इफेक्ट नहीं आएगा। आई थिंक कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई बिल जनरेट होता ना तो उसका तो रिमाइंडर आता ना आपके पास। अगर आप वो रिमाइंडर में कोई रिस्पांस ना दो या बिल पे ना करो तो ऑटोमेटिकली डिडक्शन तो नहीं होता है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अगर मेरा
क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो गया 3 मंथ्स की ड्यूरेशन में। अच्छा हाँ, तो उस केस में मेरे ख्याल से तो account इश्यू suspend हो जनरेट जाएगा। करेंगे, नहीं सस्पेंड हो नहीं, जाएगा अकाउंट जो सस्पेंड हो जाएगा। हाँ, या कि समटाइम थेफ्ट हो गया, चोरी हो गया, कहीं गिर गया तो आदमी फिर बंद कराता है ना उस कार्ड को, उस केस के लिए मैंने पूछा। हाँ। ठीक है, थैंक यू। ठीक है यार, उसमें 1 मंथ का टाइम मिलता है, इसमें गूगल में 1 मंथ का टाइम मिलता है, उसके बाद सस्पेंड होता है। अच्छा, चलो यार मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ। हाँ, आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, हैव अ नाइस डे। थैंक यू अखिलेश, गुड नाइट। थैंक्स अखिलेश।